नमस्कार। तो जी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए नए आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई हो चुके हैं और इस बार इनमें कुछ बहुत ही जरूरी बदलाव किए गए हैं। हर टैक्स पेयर के लिए इन बदलावों को समझना बेहद जरूरी है ताकि फाइलिंग करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। नए टैक्स कानूनों को लेकर ना काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। वेबसाइट का इंटरफेस भी बदला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस साल की फाइलिंग नए नियमों के हिसाब से होगी या फिर पुराने वाले ही चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी उलझन को दूर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसकी फाइलिंग 2026 में होनी है, उसके लिए पुराना इनकम टैक्स एक्ट ही इस्तेमाल होगा। नया एक्ट अगले साल से लागू होगा। तो हाँ, इस साल एक राहत की सांस ले सकते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही है। तो आइए इन बदलावों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे नई डेडलाइंस क्या हैं। फिर बात करेंगे उन कॉमन अपडेट्स की जो हम सभी पर लागू होते हैं। इसके बाद आईटीआर 1 से लेकर 4 तक के फॉर्म्स में जो खास बदलाव हुए हैं उन्हें समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब से हमारे लिए क्या टेक अवे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज आईटीआर भरने की नई डेडलाइंस। इस बार ना तारीखों को थोड़ा अलग तरीके से सेट किया गया है। जरा ध्यान से सुनिएगा। जो लोग आईटीआर 1 या 2 भरते हैं, मतलब जिनका ऑडिट नहीं होता, उनके लिए डेडलाइन वही पुरानी है, 31 जुलाई 2026। अब आता है एक बदलाव। जो लोग आईटीआर 3 या 4 भरते हैं और उनका भी ऑडिट नहीं होता, उनके लिए एक नई डेडलाइन है 31 अगस्त 2026। और हाँ, सभी ऑडिट वाले केसेस के लिए डेडलाइन पहले की तरह 31 अक्टूबर 2026 ही है। चलिए अब उन बदलावों पर आते हैं जो सभी आईटीआर फॉर्म्स में किए गए हैं। मतलब ये हर टैक्स पेयर को अफेक्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी फॉर्म भरता हो। एक छोटा सा लेकिन काफी काम का अपडेट है। अब आईटीआर फॉर्म में प्राइमरी एड्रेस के साथ साथ एक सेकेंडरी एड्रेस देने का भी ऑप्शन है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है। अगर सेक्शन 80G के तहत किए गए दान पर टैक्स छूट क्लेम करनी है तो अब 2 एक्स्ट्रा जानकारी देनी होगी। एक तो दान का ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर और दूसरा जिस बैंक से पेमेंट की है उसका आईएफएससी कोड। ये दोनों अब मैंडेटरी हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है और सेक्शन 80GGC में छूट लेनी है तो अब और भी ज्यादा जानकारी देनी पड़ेगी। पार्टी का नाम, उनका पैन नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर और बैंक का आईएफएससी कोड, ये सब बताना होगा। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत बहुत जरूरी बदलाव पर। अगर आईटीआर फाइल करने में कोई गलती हो जाती है तो उसे रिवाइज करने का ऑप्शन तो मिलता है। अगर 31 दिसंबर तक रिवाइज कर लिया तब तो कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर 31 दिसंबर के बाद रिटर्न रिवाइज करते हैं तो अब एक नई लेट फीस देनी पड़ेगी जो सेक्शन 234I के तहत लगेगी। ये फीस 1000 से लेकर 5000 रुपीज तक हो सकती है। और यहीं पर एक बड़ा कैच है। जरा सोचिए, किसी ने रिटर्न ही देर से फाइल किया जिसकी लेट फीस वो पहले ही भर चुका है। अब अगर उसे 31 दिसंबर के बाद उस रिटर्न को रिवाइज करना पड़ा तो उसे दोबारा लेट फीस देनी पड़ सकती है। मतलब डबल मार, एक लेट फाइलिंग की और दूसरी लेट रिवीजन की। तो इस नियम का खास ध्यान रखना होगा। चलिए अब जरा देखते हैं कि अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स में क्या क्या स्पेसिफिक बदलाव किए गए हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 भरने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, पहले इन फॉर्म्स में सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम दिखा सकते थे। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 2 हाउस प्रॉपर्टीज कर दिया गया है। फॉर्म्स को थोड़ा और आसान बनाने के लिए आईटीआर 1 और 4 से सेक्शन 89A का कॉलम हटा दिया गया है। असल में ये फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट से जुड़ा था और इन फॉर्म्स को भरने वालों के लिए ज्यादातर इररेलेवेंट था, जिससे बस कंफ्यूजन ही होता था। अब आते हैं आईटीआर 2 पर। यहाँ एक दिलचस्प बदलाव है। अब ब्याज से होने वाली इनकम की रिपोर्टिंग और भी ज्यादा डिटेल में करनी होगी। सेविंग्स अकाउंट्स, डिपॉजिट्स, इनकम टैक्स रिफंड के अलावा अब कंपनियों, एनबीएफसीज या एचएफसी से मिले ब्याज के लिए एक अलग अन्य यानी अदर्स कैटेगरी बनाई गई है। आईटीआर 3 भरने वाले ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ ट्रेडिंग में पहले टर्नओवर और इनकम को एक साथ दिखाना पड़ता था, जिसमें काफी दिक्कतें आती थीं। अब टर्नओवर और इनकम को रिपोर्ट करने के लिए अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, जिससे चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं। आईटीआर 3 में ही कुछ और नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी जोड़ी गई हैं।
जैसे अगर एमएसएमई को पेमेंट में देरी हुई है और उस पर लगा ब्याज पीएनएल अकाउंट में डिसअलाउ हुआ है, तो उसे अब अलग से रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा फर्म के पार्टनर्स को अब ये भी बताना होगा कि उन्हें कितना इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन मिलना था या फिर मिला है। ओके, अब ITR 4 फाइल करने वालों के लिए ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है। जो लोग प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम में आते हैं, उनके लिए अब साल के आखिर में अपने बैंक में मौजूद बैलेंस की जानकारी देना अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले ये ऑप्शनल था, पर अब नहीं। इसके साथ ही ITR 4 में फाइनेंशियल डिटेल्स में एक इन्वेस्टमेंट्स का फील्ड भी जोड़ा गया है, लेकिन हाँ, इसे भरना फिलहाल अनिवार्य नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो इन सभी बदलावों को जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर याद क्या रखना है और आगे करना क्या है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स को जल्दी से रीकैप कर लेते हैं। नंबर 1, इस साल फाइलिंग पुराने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही होगी। नंबर 2, 31 दिसंबर के बाद रिटर्न रिवाइज करने पर नई फीस लग सकती है, इसलिए सावधान रहना है। और नंबर 3, ITR 4 भरने वालों को अब बैंक बैलेंस रिपोर्ट करना ही होगा। तो अब जब ये सारे बदलाव सामने हैं, तो एक सवाल जरूर उठता है, इन चेंजेस के बाद किसी की भी टैक्स प्लानिंग की स्ट्रैटेजी कैसे बदलेगी? क्या अपने रणनीति में कोई बदलाव करने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।